ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। तो मुझे कमेंट किया था आप सभी ने कि जिन के ऊपर हॉरर स्टोरीज जो है वो सुनाओ, और एक कमेंट ऐसा भी आया था कि कहा गया था शैतान के ऊपर हॉरर स्टोरीज सुनाओ। तो आज की जो ये वीडियो है, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जिन और शैतान की डरावनी कहानियां जो है वो सुनाने वाला हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कहानियां और आवाज जो है वो आपको पसंद आएगी। और वैसे तो मैं रखता नहीं, लेकिन आज जो है 100 लाइक्स का एम रखते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी जो है इस लाइक एम को कंप्लीट कर देंगे। और अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि कहानियां जो है वो अब शुरू हो रही हैं। मेरा नाम इरफान है और मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ। बात ज्यादा पुरानी नहीं है, तकरीबन 3 साल पुरानी बात है। हमारे घर में एक आंटी का आना जाना लगा रहता था। वो हमारे पड़ोस में ही रहती थी। उनके और हमारे जो ताल्लुकात थे वो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। उनकी और हमारी दोनों की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो लगभग सेम ही थी। हम एकदम मिडिल क्लास थे और वो भी मिडिल क्लास ही थी। लेकिन अचानक से न जाने क्या हुआ, उन्होंने देखते ही देखते अपना कच्चा मकान एकदम महल जैसा बना लिया। और ये देखकर गांव के सभी लोग हैरान हो गए। उन आंटी के घर से जब भी कोई गुजरता था तब वो समझ जाता था कि ये किसी गरीब का घर है। लेकिन कुछ ही दिनों में उन आंटी ने एक ऐसा घर खड़ा कर दिया था जिसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि ये किसी गरीब का घर। उस घर के अंदर सारी सुख सुविधाएं थी जो कि किसी बड़े घर में होती हैं। और ये सब देखकर पूरा जो गांव था वो हैरान था। हर कोई यही सोचता था कि आखिर ये जो इतने लोग गरीब थे, इनके पास इतना पैसा आया कहां से। 1 साल के अंदर ही इन्होंने इतना बड़ा मकान बनाकर खड़ा कर दिया। वैसे मेरे परिवार को तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि हमें खुशी होती थी कि चलो कोई तो है जो गांव में तरक्की कर रहा है, कोई तो खुशी से रह रहा है, किसी की जिंदगी तो अच्छी हो रही है। और यही सोचकर हम खुश रहते थे। लेकिन एक शाम आज भी मुझे याद है, और वो शाम बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। मौसम खराब हो रहा था, आसमान में बादल छाए हुए थे और बिजली चमक रही थी। हमारा घर और उन आंटी का घर कुछ कदमों की दूरी पर था और मैं घर में पढ़ाई कर रहा था। तभी अचानक से मेरी जो मॉम थी वो आई और उन्होंने कहा, बेटा इरफान, अभी जरा तुम पड़ोस वाली आंटी के घर से जरा अदरक ले आओगे। वो क्या है ना, अदरक जो है वो खत्म हो गया है और बाजार जा नहीं सकते, मौसम तुम देख ही रहे हो, तो थोड़ा सा अदरक आंटी से ले आओ। जब मैंने ये बात सुनी तब मैंने कहा, ठीक है मैं अभी जाता हूँ। और ये कहकर मैंने चप्पल पहनी और सीधा आंटी के घर पर चला गया। सबसे पहले मैंने दरवाजा खटखटाया तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया अंदर से, और मैंने 2-3 बार दरवाजा खटखटाया। आंटी, आंटी, क्या आप मुझे सुन रही हैं? मुझे जरा अदरक चाहिए, क्या आप मुझे थोड़ा अदरक दे देंगी? मैं ये सारी बातें बोल ही रहा था, तभी अचानक से वो जो घर का दरवाजा था वो अचानक से थोड़ा सा खुला, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, और मैंने अंदर का जो नजारा था वो देख लिया। उस नजारे को देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने देखा कि वो जो आंटी थी वो कुछ अजीब सी चीजें कर रही थी। वो कोई रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। वो बहुत ही ज्यादा डरावनी दिख रही थी। और जैसे ही मैंने ये देखा तो आसमान में बिजली जो थी वो चमक गई और बारिश होने लगी। मैं समझ गया कि वहां पर रुकना खतरे से खाली नहीं है, और मैं उल्टे पांव ही घर की ओर भागा और सीधा अपने कमरे में आकर घुस गया। जो मॉम थी उन्होंने ये देखा तो उन्होंने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम तो अदरक लेने गए थे, इतना घबराए हुए भागे भागे क्यों आए? और मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर मैं क्या बोलूं। जो मैंने घर के अंदर नजारा देखा था वो बहुत ही ज्यादा भयानक और डरावना था। मैंने उन आंटी का वैसा रूप कभी जिंदगी में नहीं देखा था। और मेरी जो मॉम थी वो बार बार पूछ रही थी, क्या हुआ बेटा, कुछ बताओगे? जब मेरी मॉम ने मेरा हाथ पकड़ा तो मेरा हाथ बहुत ज्यादा गर्म था, और मेरी जो मॉम थी उन्होंने कहा, अरे बेटा ऐसा क्या देख लिया तुमने, तुम्हें जो बुखार हो गया है? मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मुझे बुखार चढ़ गया था। और उसके बाद
रात के वक्त जब मेरे जो डैड थे वो आए, तब वो मुझे डॉक्टर के पास ले गए और वहां से मेडिसिन दिलवा कर हम वापस घर पे आए और वहां से मेडिसिन दिलवा कर वो मुझे घर वापस ले आए। मेरे डैड ने मुझसे पूछा, अरे बेटा कुछ बताएगा कि आखिर हुआ क्या है, क्या देख लिया तूने? तेरी मॉम बता रही है कि तू बगल वाली आंटी के घर में अदरक लेने के लिए गया था, तो वहां पर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तेरी तबीयत इतनी खराब हो गई? सुबह जब मैं काम पर जा रहा था तब तो तू एकदम हंसता खेलता था, अचानक से क्या देख लिया तूने ऐसा वहां पर? और मैंने अपने डैड से कहा, डैड एक्चुअली बात यह है कि जब मैं अदरक लेने के लिए गया और मैं बार बार आवाज लगा रहा था तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया और मैं दरवाजे को मतलब खटखटा ही रहा था, तभी हल्का सा दरवाजा खुल गया और अंदर मैंने देखा कि वो आंटी बहुत डरावने से होलिये में है और न जाने क्या कर रही हैं और वो नज़ारा बहुत ही ज्यादा डरावना था। उस नज़ारे को देखने के बाद मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मैं बस बिना कुछ सोचे वहां से भाग कर आ गया। जब मेरे डैड ने ये बात सुनी तब वो खाना खा रहे थे और उनके जो हाथ थे वो बीच में ही रुक गए और वो मेरी मॉम को देखने लगे। मेरे मॉम डैड एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और उसके बाद मेरी मॉम ने कहा, अब समझ आया कि ये जो औरत है इतनी गरीब से इतनी अमीर कैसे बन गई, तो ये है इसकी अमीरी का राज। और फिर मेरे डैड ने कहा, लगा तो मुझे भी पहले ही था, अरे जिनके पास खाने के लिए कुछ हो ना, वो एक साल में ही ऐसा महल जैसा घर बना ले, तब तो बात हजम होती ही नहीं है। हाँ, अब कुछ भी हो जाए, वहां से हमारे कोई ताल्लुकात नहीं है, उनसे कोई बात नहीं करेगा हमारे घर में। मेरी जो मॉम थी उन्होंने हाँ में सर हिलाया। सभी ने खाना खाया, मुझे तो बुखार था तो खाना खाने का कुछ मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मॉम के कहने पर मैंने थोड़ा बहुत खा लिया और उसके बाद मैं सो गया। और सोने के बाद जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही ज्यादा डरावना था। मैंने देखा कि एक डरावना सा जिन जो मेरी छाती पर बैठा हुआ था, उसके जो हाथ थे वो मेरे गले पर थे और वो मुझे बार बार डरा रहा था। वो मुझे बार बार कह रहा था, तूने और जो कुछ भी तूने उस घर में देखा था, अगर ये बात तेरे घर से बाहर गई तो मैं तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा, समझा? रोज रात को वो जिन मेरे सपने में आता था और मुझे डराता था। उस जिन की वो डरावनी सी शक्ल आज भी मुझे डराती है। जब भी मैं याद करता हूँ उस जिन के बारे में तो मेरी हालत खराब हो जाती है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और एक दिन सब कुछ नॉर्मल हो गया। उस जिन ने मेरे सपने में आना छोड़ दिया और मैंने तब जाकर राहत की सांस ली। लेकिन वो जो पड़ोस वाली आंटी थी, उनके घरों पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट गया था। सबसे पहले उनके जो हस्बैंड थे उनकी डेथ हो गई और उसके बाद उनका जो बड़ा बेटा था इकलौता कमाने वाला, उसका बाइक एक्सीडेंट हो गया और धीरे धीरे उनके साथ बहुत बुरी चीजें होने लगी और उनकी जितनी भी शानो शौकत थी सब कुछ खत्म हो गया और वो पहले जितना गरीब थे उससे कई ज्यादा और गरीब। तो क्या, मुझे कुछ समझ तो नहीं आया कि आखिर ये मैटर था तो क्या था। लेकिन जब मैं एक बार अपने घर में एक कमरे में जा रहा तभी मैंने जो मेरी मॉम थी उन्हें अपनी फोन पर बात करते हुए सुना। तो मेरी मॉम जो थी वो कह रही थी, अरे वो मेरी पड़ोस वाली है ना, अरे मेरे बेटे ने देखा है, वो अंदर जिन को बुलाती है। हाँ, उसने किसी जिन को गुलाम कर लिया है अपना। हाँ, उसी जिन की वजह से तो वो देखती नहीं थी पहले कितना गरीब थी, देख कितनी अमीर हो गई थी अभी बीच में, कितना महल जैसा घर खड़ा कर दिया था। पैसों की तो जैसे कोई कमी ही नहीं थी, लेकिन वही है ना, कोई गलती कर दी होगी जिन की पूजा में और अब जितनी गरीब पहले थी उससे कई ज्यादा गरीब हो गई। बेचारा उसका शोहर भी चला गया और उसके बड़े बेटे का एक्सीडेंट हो गया, घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा। जब मैंने ये बातें सुनी तब मुझे समझ आया कि ये शायद किसी जिन का मामला है और जब मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि जो जिन होते हैं, अगर आप उनकी पूजा करते हैं, आप उन्हें खुश करते हैं तो वो आपको जो चाहे वो दे देते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई गलती होती है या फिर आप उन्हें खुश करने के बजाय किसी भी गलती के कारण से नाराज कर देते हैं तो वो आपकी जो जीवन में सुख सुविधाएं होती हैं पहले से, उन्हें छीन लेते हैं और आपको कहीं का नहीं छोड़ते। जब मैंने ये सारी बातें जानी तब मैंने कान पकड़ लिए कि मैं अब उन आंटी से कभी बात नहीं करूंगा और आज तक मैंने उन आंटी के घर की तरफ देखा नहीं। मेरा नाम समीर है और बात उस वक्त की है जब मैं और मेरी दोस्त सना घर जा रहे थे। हम आपस में नॉर्मली बात कर रहे थे, तभी अचानक से वहां पर हमारा एक दोस्त आया और उसने हमसे कहा,
हे सना, हे समीर, कैसे हो तुम? क्या तुम्हें पता है आज क्या है? और फिर जब सना और मैंने ये बात सुनी तब हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और उसके बाद हम दोनों ने ही कहा, नहीं क्या है आज? आज तो बेसिकली मंडे है। और फिर वो जो हमारा दोस्त था उसने कहा, अरे यार आज मेरा बर्थडे है और मैंने ना बर्थडे पार्टी रखी हुई है, तो तुम दोनों को आना है, ठीक है? और फिर जैसे ही ये बात सना और मैंने सुनी तब हमने कहा, अच्छा तुम्हारा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। और फिर हमारे दोस्त ने कहा, ऐसे विश करने से काम नहीं चलने वाला, समझे तुम दोनों? तुम्हें आना पड़ेगा पार्टी में, अगर तुम नहीं आए तो देख लेना। ये कहकर वो जो हमारा दोस्त था वो चला गया और उसके बाद हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। सना ने मुझसे कहा, तो क्या तुम्हें चलना है ये इसकी बर्थडे पार्टी में? और फिर मैंने कहा, यार इतने प्यार से इसने बुलाया है, मैं तो जाऊंगा, तुम? और फिर सना ने कहा, हाँ यार बात तो तुम सही कह रहे हो, इतने प्यार से कहा इसने, अगर नहीं जाएंगे तो बुरा लग जाएगा इसको। हाँ ठीक है। और फिर मैंने सना से कहा, तो एक काम करते हैं, शाम के तकरीबन 6 बजे हम मिलते हैं, ठीक है? वो जो हमारे घर के पास वाला रेस्टोरेंट है ना, वहीं पर। उसके बाद हम साथ में चलेंगे, और क्योंकि अकेले अकेले जाएंगे तो इस बंदे का घर थोड़ा दूर है तो बोर होगा। और फिर सना ने हाँ में सर हिलाया। उसके बाद शाम के वक्त मैं तैयार होकर उसी रेस्टोरेंट के बाहर सना का वेट कर रहा था और थोड़ी देर बाद वहां पर सना आ गई। सना भी रेडी हो रखी थी और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सना को देखकर मैंने कहा, वाह यार तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो, रोज तो तुम्हारी नाक से पानी बहता रहता है और आज इतनी खूबसूरत। और जैसे ही ये बात सना ने सुनी तब उसने गुस्से वाला चेहरा बनाते हुए कहा, तुम्हारी नाक बहती होगी, मेरी नहीं बहती। मैं हंसने लगा और मैंने कहा, मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार। तभी अचानक से मैंने कुछ महसूस किया और सना ने जो इत्र था वो बहुत ज्यादा लगाया हुआ था। मैंने सना से कहा, सना तुमने इत्र कुछ ज्यादा नहीं लगा लिया? और फिर वो जो सना थी उसने कहा, नहीं तो नॉर्मली लगाया है। मेरी जो मॉम थी वो हमेशा कहा करती थी कि रात के वक्त कभी भी ज्यादा इत्र लगाकर नहीं जाते कहीं पर भी। और मैंने यही बात सना से कही, अरे सना मेरी अम्मी तो कहती है कि रात के वक्त ज्यादा इत्र नहीं लगाते और तुमने तो कुछ ज्यादा ही लगा लिया है। और सना ने कहा, अरे बस करो, पुराने ख्यालात वाली बातें मत करो, चलो अब। मैंने भी अब सोचा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ और उसके बाद हम दोनों पार्टी में चले गए। वहां पर वही मिलना हुआ, एंजॉयमेंट हुआ। पार्टी में सब एक दूसरे से मिले, सबने हमारा जो दोस्त था विश किया उसके बर्थडे पर और केक वेक कटा, तो काफी अच्छी पार्टी थी। और तकरीबन रात के 10 बजे पार्टी जो थी वो खत्म हो गई और सब अपने अपने घर जा रहे थे। और फिर सना ने कहा, चलो समीर अब चलते हैं, रात के 10 बज गए हैं और घर से फोन आ रहा है। और मैंने कहा, हाँ हाँ मेरे घर से भी फोन आ रहा है, चलो अब चलते हैं। हमने हमारा जो दोस्त था उसे बाय कहा और उसके बाद हम अपना अपना जो गिफ्ट था वो अपने दोस्त को देकर वहां से निकल गए। उसके घर के बाहर मेरी जो बाइक थी वो खड़ी थी। मैंने अपनी बाइक स्टार्ट करी और सना पीछे बैठ गई। हम वहां से निकल ही रहे थे तभी अचानक से आसमान में बादल छाने लगे और बिजली चमकने लगी। सना ने मुझसे कहा, समीर जल्दी चलो, बारिश होने वाली है, अगर बारिश हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और मैंने कहा, हाँ हाँ चल रहे हैं। मैंने बाइक स्टार्ट करी और वहां से हम निकल गए। एक सुनसान सी सड़क पर, जिस सड़क के अगल बगल काफी पेड़ पौधे और जंगली इलाका था, वहां मैंने अपनी बाइक रोकी और सना ने मुझसे कहा, क्या हो गया, तुमने बाइक क्यों रोक दी? और फिर मैंने कहा, अरे सॉरी बट मैं जरा हल्का होकर आता हूँ। और जब मैंने ये बात कही तब सना ने कहा, क्या यार इतनी देर से पार्टी में थे, हाँ वहां पर नहीं हल्के हो सकते थे? अब यहाँ पर इतने डरावने से इलाके में तुमने बाइक रोकी है। और फिर मैंने कहा, रुक जाओ यार, बस 2 मिनट का काम है, तुम यहीं पर खड़ी रहो, मैं आता हूँ। ये कहकर मैं एक झाड़ी के पास चला गया और अपना काम खत्म करने लगा। थोड़ी देर बाद मैं वापस बाइक के पास लौटा और मैंने बाइक को स्टार्ट किया और सना जो थी वो बैठ गई। मैंने सना से पूछा, चले बैठ गई अच्छे से? और फिर सना ने कोई जवाब नहीं दिया। जब मैंने ये देखा तो मुझे बहुत अजीब लगा और मैंने कहा, क्या हुआ, नाराज हो गई क्या? अरे सॉरी यार, अब ये जो नेचर कॉल है अब ये बता के थोड़ी आती है यार, अब आ गई तो आ गई, अब गुस्सा मत हो। सना मुझसे बात नहीं कर रही थी और मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि आखिर इतनी सी बात पर इतना नाराज कोई कैसे हो सकता है। मैंने उसे उसके घर छोड़ा और उसके बाद जैसे ही वो बाइक से उतरी तब मैंने उससे कहा, देख सना, मैं फिर से एक बार सॉरी बोलता हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ यार, बस आ गई तो आ गई, अब इसमें इतना गुस्सा क्यों करती है? पूरे रास्ते तूने बात तक नहीं करी, ऐसा तो कभी नहीं किया तूने। और फिर सना ने कहा, मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, सोने जा रही हूँ। और फिर मैंने कहा, क्या तबीयत ठीक नहीं है? अभी तक तो तू बहुत अच्छी थी, आधे रास्ते तो तू मुझे पका रही थी,
और सना ने बिना कुछ बोले अपने घर की तरफ कदम बढ़ा दिए और मुझे बहुत अजीब लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मजाक उड़ाया और पलट के जवाब भी नहीं दिया। खराब मौसम की वजह से तबीयत ज्यादा खराब। मैंने सना से कहा, अब अपना ख्याल रखना, मेडिसिन खा लेना, ठीक है? सना ने कोई जवाब नहीं दिया। के बाद मैंने अपनी बाइक मोड़ी और अपनी घर की तरफ निकल गया। पार्टी में मैंने बहुत ज्यादा खा लिया था, जिसकी वजह से मेरा जो पेट था वो फुल था, इसलिए घर पर खाना खाने का सवाल ही नहीं उठता। मैं तुरंत अपने कमरे में गया और उसके बाद हाथ मुंह धोकर सीधा बेड पर सोने के लिए गिर गया। कुछ देर बाद तकरीबन रात के 2 बजे जब मैं सो रहा था, तभी अचानक से मेरा जो फोन था वो बजा और मैंने जब फोन उठाया तभी सामने से सना की जो मॉम थी, उन्होंने घबराए हुए बोला, बेटा बेटा समीर समीर समीर, इस सना को कुछ हो गया है, सना को कुछ हो गया है, घर पर आ जाओ, घर पर आ जाओ, सना बहुत अजीब हरकतें कर रही है। जब मैंने ये बात सुनी तब मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने कहा, हाँ ठीक है, आप बस घबराइए मत, मैं बस 2 मिनट में पहुंचा मैं। ये कहकर मैं तुरंत कपड़े पहनकर घर से निकल ही रहा था, तभी मेरी जो मॉम थी उन्होंने कहा, क्या हो गया समीर, इतनी रात को इतना हड़बड़ाया हुआ क्यों है? और उसके बाद मैंने अपनी मॉम से कहा, अरे अम्मी, वो मेरी दोस्त है ना सना, उसकी तबीयत कुछ बिगड़ गई है, तो मैं अभी आता हूँ। मैंने तुरंत अपनी बाइक स्टार्ट करी और बारिश हो रही थी, मौसम बहुत ही ज्यादा खराब था। मौसम की चिंता ना करते हुए मैं तुरंत तेजी से बाइक को चलाता हुआ सना के घर पर गया और मैं सीधा बाइक से उतरा। जैसे ही मैं सना के घर के अंदर घुसा तब मैंने देखा कि जो सना की मॉम थी और सना के जो डैड थे वो वहां पर बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। और सना की मॉम ने कहा, अरे बेटा बेटा, जब से तुम दोनों पार्टी से आए हो तब से इसकी हरकतें मुझे ठीक नहीं लग रही हैं, बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रही थी, और अब देखो ना, अब इसकी हरकतें देखो ना। जब मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ सना के रूम में गया तो जो मैंने देखा उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने देखा कि सना एकदम अंधेरे में बैठी हुई है और अपने नाखून से दीवार पर खरोच खरोच कर एक दिल बना रही है। मैंने सना से कहा, सना, आर यू ऑल राइट? क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ये तुम क्या कर रही हो? सना, क्या तुम सुन रही हो? ये कहकर मैं धीरे धीरे सना की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा और जैसे जैसे मैं कदम बढ़ा रहा था मेरी जो घबराहट थी वो बढ़ती जा रही थी। सना की ऐसी हालत देखकर मेरी रूह कांप गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये अच्छी भली लड़की सना, जो कि हमेशा हंसती मुस्कुराती मजाक करती रहती है, उसकी ऐसी हालत कैसे हो गई। और उसके बाद जैसे ही मैंने सना के कंधे पर हाथ रखा तो वैसे ही सना ने एक डरावनी सी आवाज में कहा, मेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेगम को हाथ लगाने की? सना को मैं काफी सालों से जानता था, लेकिन कभी उसने ऐसी डरावनी सी आवाज में बात नहीं करी थी। और मैंने कहा, सना सना, तुम ठीक तो हो? और फिर सना ने फिर से एक डरावनी सी आवाज में कहा, मेरी बेगम का नाम मत ले, समझा? ये कहकर सना ने मुझ पर हमला कर दिया और न जाने कैसे उसकी जो ताकत थी वो मुझसे कई ज्यादा थी। वो मुझे आसानी से हवा में उठा ले रही थी और ये सब बहुत ही ज्यादा डरावना था। सना मुझसे बार बार एक डरावनी सी आवाज में कह रही, ये मेरी है, सना मेरी है, अब ये मुझे खुश करेगी, समझा तू? आज के बाद अगर तू सना के आसपास भी दिखा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, भाग जा यहाँ से। ये सब सुनने के बाद मेरी जो हालत थी वो थोड़ी खराब हो गई और मैंने जैसे तैसे सना के हाथ पैर जो थे उन्हें बांधा ताकि वो किसी को या खुद को नुकसान ना पहुंचा पाए। और मैंने सना की मॉम से बात करी। उन्होंने मुझे बताया, अरे बेटा, कुछ समझ नहीं आ रहा, जब पार्टी से आई थी तभी से गुमसुम सी थी, कुछ ना बोल रही थी ना किसी बात का जवाब दे रही थी, और रात को अचानक से इसके कमरे से ऐसी डरावनी चीखें सुनाई देने लगी। और जब हम भागे भागे आए तो हमने ये नजारा देखा। तभी जो सना के डैड थे उन्होंने कहा, मैं मदद लेकर आता हूँ। समीर बेटा, तुम सना का ध्यान रखना, ये किसी को नुकसान ना पहुंचाए और ना ही खुद को नुकसान पहुंचाए। हाँ, तुम इसके दोस्त हो इसलिए तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। और फिर मैंने कहा, जी 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 जी, मैं यही हूँ, आप फिक्र ना करें। ये कहकर सना के जो डैड थे वो वहां से चले गए और मैं और सना की जो मॉम थे वो वहीं पर खड़े थे। सना की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो रही थी। सना इतनी खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उस रात उसके चेहरे पर काली झुर्रियां पड़ गई थी, जैसे कोई उसकी जो उम्र था उसे चूस रहा था। उसकी खूबसूरती कोई अंदर ही अंदर चूस रहा था।
उसकी आंखों के नीचे काले डार्क सर्कल्स आ गए थे और उसकी जो गोरी त्वचा थी वो एकदम काली पड़ने लगी थी। ये सब बहुत ही ज्यादा डरावना था। मैं बार बार सना को समझाने की कोशिश कर रहा था, उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बदले में सना एक डरावनी सी आवाज में मुझसे कहती थी, मैं सना नहीं हूँ, मैं सना का शोहर हूँ, समझा तू? अब ये मेरी है, इससे दूर रह वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैं ये सब सुनता रहा और तभी अचानक से सना के जो डैड थे वो वहां पर आए और उन्होंने कहा, समीर बेटा, ये मौलवी साहब आ गए हैं, अब यही कुछ करेंगे। और फिर वहां पर वो जो मौलवी साहब थे वो आए और उन्होंने सना से बात करनी शुरू करी और उन्होंने कोई जो चीज थी उसे सना के सर पर लगाया और सना बहुत डरावनी सी आवाज में चीखने लगी, नहीं, दूर हटो, मैंने कहा दूर हटो। और फिर वो जो मौलवी साहब थे उन्होंने कहा, कौन है तू और कहां से तूने इस बच्ची को अपने कब्जे में लिया? नहीं बताऊंगा, तुम जो चाहे वो कर लो, मैं नहीं बताऊंगा। अब ये मेरी है, अब मैं इसे अपनी बेगम बनाकर रखूंगा और हर रात ये मुझे खुश करेगी। और फिर वो जो मौलवी साहब थे उन्होंने कहा, ये कोई जिन है, किसी जिन ने आपकी बेटी के ऊपर कब्जा कर लिया है। मुझे ऐसी बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन आंखों देखी को मैं कैसे झुटला सकता था? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। और फिर वो जो मौलवी साहब थे उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर कर उस जिन से पूछा, बता, आखिरी बार कह रहा हूँ कि आखिर तूने इस बच्ची को कहाँ पकड़ा, और अगर तूने नहीं बताया तो ये देख रहा है। और फिर वो जो मौलवी साहब थे उन्होंने कहा, देख, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, बता दे वरना ठीक नहीं होगा। और फिर ठीक है, बताता हूँ। ये लड़की रात के वक्त एक जगह खड़ी थी और वहीं मैं अपने पेट पर आराम कर रहा था। इस लड़की के इत्र की खुशबू जो थी वो मेरे तक आ गई और उस खुशबू से मैं खींचा चला आया। लेकिन जब मैंने इस लड़की को देखा तो इसका ये खूबसूरत गोरा बदन देखकर उससे रहा नहीं और मैंने इसके शरीर पर कब्जा कर लिया और अब ये मेरी है और अब हर रात को ये मुझे खुश करेगी। देख, मैं तुझे हुक्म देता हूँ, इस बच्ची के शरीर को छोड़कर चला जा। मैं तुझे हुक्म देता हूँ, इस लड़की के शरीर को छोड़कर चला जा, वरना ये पाक पानी मैं तुझ पर फेंक दूंगा और अगर इसकी एक बूंद भी तेरे ऊपर गिरी तो तेरा क्या हाल होगा तू खुद जानता है। नहीं, कुछ भी करो, मैं इस लड़की को नहीं छोड़ने वाला। मैं धीरे धीरे से चूसूंगा और जब तक ये मर नहीं जाती तब तक कहीं नहीं जाऊंगा। और तभी अचानक से वो जो मौलवी थे उन्होंने वो पाक पानी सना के ऊपर फेंका और सना एक बार फिर से उसी डरावनी आवाज में चीखने लगी। और चीखते चीखते ही बेहोश हो गई। सुबह सना की आंखें खुली और उसे बहुत तेज बुखार था। उसने मेडिसिन खाई और आराम किया। 3-4 दिनों तक वो घर से बाहर नहीं निकली और 1 हफ्ते बाद लगभग वो मुझे मिली और जब मैंने उसे नॉर्मल देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि वो जो रात थी और मेरी वो जो दोस्त थी वो इतनी डरावनी हरकतें कर रही थी, वो बहुत ही ज्यादा भयानक था। लेकिन अपनी दोस्त को फिर से हंसता हुआ मजाक करता हुआ देखकर उस डरावनी रात को भी मैं भूल गया और मैंने अपनी दोस्त को समझाया कि आज के बाद कभी भी रात कहीं जाने से पहले इत्र का इस्तेमाल मत करना, न जाने कौन सा अनचाहा मेहमान तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आ जाए। बात उस वक्त की है जब मैं सिर्फ 15 साल का था और मैं एक नए घर में शिफ्ट हुआ था। हमारे पड़ोस वाले घर में एक अंकल रहा करते थे जो कि नेचर से बहुत ज्यादा अच्छे थे। हम वहां पर नए नए शिफ्ट हुए थे तो हमें वहां के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। वो जो अंकल थे उनका बिहेवियर हर किसी से अच्छा था। वो हर किसी से प्यार से बात करते थे और दिल के बहुत काइंड नेचर के थे। हर कोई उन्हें पसंद करता था और गली के जो बच्चे थे वो खासकर उन्हीं अंकल को ज्यादा पसंद करते थे। धीरे धीरे दिन बीतते गए और एक रात जब मैं अपनी ट्यूशन से शाम के वक्त घर लौट रहा था तब मैं उन्हीं अंकल के घर के बगल से गुजर रहा था
और जब मैं उन अंकल के घर के बगल से गुजर रहा था तब मैंने कुछ आवाज सुनी, और ये जो आवाज थी वो किसी छोटे बच्चे की रोने की थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा उनके घर के अंदर रो रहा हो। ये बात बहुत अजीब थी क्योंकि वो घर में अकेले ही रहते थे, उनके घर में कोई छोटा बच्चा नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आया और उसके बाद मैं अपने घर चला गया। मैंने ये बात अपनी मॉम को बताई और फिर वो जो मेरी मॉम थी उन्होंने कहा, अरे बेटा, उनके घर में बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, कोई गेस्ट आया होगा। जब मैंने ये बात सुनी तब मैंने कहा, हाँ मॉम, आप सही कह रही हैं, ऐसा ही होगा। धीरे धीरे दिन बीते और हमारे इलाके में कुछ डरावनी घटनाएं जो थी वो होने लगी। इलाके से जो छोटे बच्चे थे वो गायब हो रहे थे। हमारे इलाके में लगभग दर्जन भर बच्चे जो थे वो गायब हो गए थे और वो कहाँ गए थे इस बारे में कोई पता नहीं लगा पा रहा था। पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही थी लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा था। एक रात की बात है, उस वक्त गर्मी का मौसम था और गर्मी के मौसम में छत पर सोने में बड़ा मजा आता था, और इसलिए मैं एक रात छत पर सोने के लिए चला गया सारा सामान लेकर, और मैं सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं छत से वहां के नजारे देखने लगा। तभी अचानक से मैंने ऐसा कुछ देखा जिसके बारे में मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। मैंने देखा कि उन अंकल के घर में एक छोटा बच्चा जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे वो एक कुर्सी पर बंधा हुआ था और वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। ये सब देखकर मैं बहुत ही ज्यादा घबरा गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये सब हो क्या रहा था, और इस बार मैं तुरंत अपने पापा के पास गया और जब मैंने पापा को ये सारी बातें बताई तब तो उन्होंने पहले सोचा कि शायद मुझे वहम हुआ है, और उन्होंने मुझसे कहा, अरे बेटा, हो सकता है तुम्हें वहम हुआ हो, तुम जानते हो ना वो अंकल कितने अच्छे हैं, कितने काइंड नेचर के हैं, वो ये सब ऐसी गिरी हुई हरकतें नहीं करेंगे। और फिर मैंने जब अपने पापा से बहुत रिक्वेस्ट करी तब जाकर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। और फिर मेरे पापा ने पुलिस को कॉल किया और उसके बाद पुलिस जो थी वो घर पर आई। पुलिस वाले घर पर आए और उन्होंने पूछा, जी बोलिए, आपने हमें कॉल किया था। और फिर मेरे फादर ने, असल में ये मेरा बेटा है और ये छत पर सो रहा था, गर्मी का मौसम है तो छत पर सोने में बच्चों को अच्छा लगता है, तो ये छत पर सो रहा था। तो इसका कहना है कि इसने जो हमारा पड़ोस वाला घर है उस घर में जो व्यक्ति बंधे हुए, उसी के घर में मेरे बेटे ने एक बच्चे को बंधा हुआ बंदी देखा। और फिर जैसे ही ये बात उन पुलिस वालों ने सुनी तब उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, क्या तुम सच कह रहे हो? और फिर मैंने कहा, जी अंकल, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। जब ये बात पुलिस वालों ने सुनी तब उन्होंने अपनी बंदूकें निकाली और सीधा उस पड़ोस वाले घर के दरवाजे की तरफ गए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और उसके बाद अंदर से आवाज आई, कौन है? और फिर पुलिस वालों ने कहा, हमें कुछ पूछताछ करनी है। और जैसे ही ये बात, और उस घर में जो अंकल रहते थे उन्होंने कहा, जी अभी मैं बिजी हूँ, अभी बाद में आइएगा। और फिर वो जो पुलिस वाले थे उन्होंने कहा, देखिए आप दरवाजा खोल दीजिए वरना अच्छा नहीं होगा। डर कर उस व्यक्ति ने दरवाजा खोला और उसके बाद पुलिस वाले अंदर गए। उस पुलिस वाले ने बाकी पुलिस वालों को कहा, अंदर अच्छी तरह से जांच पड़ताल करो। वो सारे पुलिस वाले घर के अंदर चले गए और एक पुलिस वाले को एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। और जैसे ही उस पुलिस वालों ने ये आवाज सुनी तब उस पुलिस वाले ने कहा, जी सर, यहाँ पर एक बच्चा रो रहा है। जैसे ही ये बात उस पुलिस वाले ने कही वैसे ही वो जो व्यक्ति था जो कि इलाके में सबसे अच्छा व्यक्ति माना जाता था वो वहां से भागने लगा और बाकी पुलिस वालों ने उसकी पैर पर एक गोली मार दी। और जैसे ही उसके पैर पर गोली लगी तो वो जमीन पर धड़ाम से गिरा और पूरे मोहल्ले के जो लोग थे वो वहां पर इकट्ठा हो गए। उन पुलिस वालों ने जब अच्छी तरह से घर की जांच पड़ताल करी तो वहां उन्हें 10 बच्चे मिले और 2 बच्चे जो थे वो, जब पुलिस वालों ने सख्त रवैया अपनाया और उस व्यक्ति को मारा पीटा तो उसने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर पूरा जो इलाका था उसकी रूह कांप गई। उसने कहा कि उसने 2 बच्चों की बलि चढ़ा दी और वो शैतान का पुजारी है। जब पुलिस वालों ने वहां घर को और अच्छे से देखा तो वहां पर 2 बच्चों के कटे हुए सर पुलिस वालों को ने बरामद किए और ये देखकर इलाके के लोग इतने ज्यादा गुस्से में आ गए कि उन्होंने उस व्यक्ति को वहीं पर पीटना शुरू कर दिया। उस व्यक्ति के घर से जादू टोने का और न जाने कैसी कैसी काली विद्याओं का सामान मिला। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था जिस व्यक्ति को वो इतना अच्छा मानते थे वो असल में एक शैतान का पुजारी था। और उसके बाद वो पुलिस वाले उसे जेल में ले गए, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही पता चला कि उस व्यक्ति ने जेल में ही आत्महत्या कर ली
और दीवार पर उसने लिखा, ये सब मुझसे शैतान ने करवाया था। फातिमा रात के वक्त अपने ऑफिस से घर वापस आ रही थी। वो कार को ड्राइव करती हुई एक सुनसान सड़क से गुजर रही थी और तभी अचानक से उसकी नजर एक पेड़ के नीचे पड़ी, जहां पर एक छोटा सा पपी किसी चीज में फंसा हुआ था। और उस छोटे से पपी को प्रॉब्लम में देखकर फातिमा से रहा नहीं गया और उसने अपनी कार को साइड में लगाया और उसके बाद वो उस पेड़ के नीचे गई तो उसने देखा कि उस पपी का जो पैर था वो किसी चीज में फंस गया था और वो अपने पैर को छुड़ा नहीं पा रहा था। और वहीं उससे थोड़ी ही दूर उसकी जो माँ थी वो वहां पर बेबस लाचार बैठी हुई थी, वो कुछ कर नहीं पा रही थी। जब फातिमा ने ये सब देखा तो उसे काफी बुरा लगा और उसने उस पपी को आजाद कर दिया और उसके बाद वो पपी खुशी खुशी वहां से अपनी फैमिली के साथ चला गया। और उसके बाद फातिमा को काफी अच्छा लगा और वो अपनी कार में वापस बैठ गई। लेकिन जैसे ही वो अपनी कार में वापस बैठी तभी उसने कुछ महसूस किया। उसने ऐसा महसूस किया जैसे उसके साथ साथ कार में कोई और भी बैठा हो और फातिमा को काफी अजीब सी फीलिंग आई। लेकिन फातिमा ने इस बात को इग्नोर कर दिया और वो अपने घर पहुंच गई। वो काफी ज्यादा थकी हुई थी, ऑफिस में उसने काफी ज्यादा काम किया था और उसके हाथ पैर जो थे वो काफी ज्यादा दर्द कर रहे थे। इसलिए वो आते ही बेड पर लेट गई और जैसे ही वो बेड पर लेटी तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके साथ कोई है, उसके साथ कोई बेड पर लेटा हुआ है। उसने अपने बगल में देखा तो मैट्रेस जो था वो थोड़ा सा दबा हुआ था, जैसे कोई उसके ऊपर लेटा हो। लेकिन जैसे तैसे फातिमा ने इस चीज को भी नजरअंदाज कर दिया और उसे लग रहा था कि शायद ये सब जो कुछ भी उसे महसूस हो रहा है वो सिर्फ उसका वहम है और इसलिए वो इन सब चीजों को नजरअंदाज कर रही थी। वो पूरे घर में अकेले रहती थी तो उसे अकेले रहने की आदत थी, लेकिन न जाने क्यों उस रात उसे एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसे डर लग रहा था। उसने सोचा कि ऑफिस में जो उसने मेहनत करी है, जो काम किया है, उसकी वजह से उसे अजीब अजीब फीलिंग आ रही है। इसलिए वो शावर लेने के लिए बाथरूम में चली गई और जब वो शावर ले रही थी तब उसे किसी की सांस लेने की आवाज आई। फातिमा को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पास खड़ा है और तेज तेज सांसें ले रहा है। और इस बार फातिमा को डर लगने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। थोड़ी ही देर बाद वो जो सांस लेने की आवाज थी वो बंद हो गई और फातिमा तुरंत शावर लेकर बाहर निकली और उसने कपड़े पहने और उसे इतना तो यकीन हो गया था कि घर में बहुत कुछ अजीब है। उसने पूरे घर को अच्छी तरह से देखा और अच्छी तरह से जांच पड़ताल करी, लेकिन उसे कुछ मिला नहीं। और जब उसने पूरे घर को छान लिया अच्छी तरह से, तब उसके दिल में एक संतुष्टि हुई और उसने सोचा कि शायद वो भी एक वहम था। इसलिए वो टीवी देखने के लिए बैठ गई और वो एक टीवी शो देख रही थी। तभी उसके कान में किसी ने आकर कहा, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। जैसे ही ये आवाज फातिमा ने सुनी तो उसने अपने अगल बगल देखा तो उसके अलावा वहां पर कोई भी नहीं था। तो आखिर वो आवाज आई तो आई कहां से? फातिमा ने मन ही मन सोचा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। पूरा घर उसने अच्छी तरह से छानबीन करके देख लिया, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। तो आखिर ये आवाज आ कहां से रही है?
ये जो किसी के होने का एहसास उसे बार बार हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? फातिमा की जो घबराहट थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब क्या किया जाए। तभी उसके कान में एक और आवाज आई। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और जैसे ही फातिमा ने यह आवाज सुनी तो वो बहुत ही ज्यादा डर गई और उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया। थोड़ी ही देर में वहां पर पुलिस आ गई और फातिमा ने सारी बातें पुलिस को बताई। और उसके बाद पुलिस ने कहा, मैम, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपके कहने का मतलब है कि आपके कानों में आवाज आ रही है, कोई आपसे बातें कर रहा है। हाँ, अजीब अजीब बातें कह रहा है। हाँ, मुझे लगता है आपने नशा किया है और आंधा से ऐसी बकवास बातों के लिए हमें फोन किया तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे, समझिए आप। हमारे पास टाइम पास करने के लिए वक्त नहीं है। और फिर फातिमा के बहुत बार कहने पर पुलिस वालों ने पूरे घर की एक बार अच्छी तरह से छानबीन करी, लेकिन उन्हें कुछ भी गड़बड़ नहीं मिली। और फिर पुलिस वालों ने कहा, देखिए, हमने पूरे घर को अच्छी तरह से छानबीन करके देख लिया है, घर में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, तो आप बेफिक्र होकर सो जाइए, समझिए आप। और जो कुछ भी आपने सुना होगा वो सिर्फ आपका वहम होगा, इसलिए आप आराम से सो जाइए। ये कहकर वो जो पुलिस वाले थे वो वहां से चले गए। पुलिस के समझाने पर फातिमा ने भी एक बार के लिए यकीन कर लिया, लेकिन वो फिर भी घबराई हुई थी। उसे पूरी तरह से यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जो कुछ भी सुना है वो सिर्फ एक वहम था। वो घबराती हुई अपने घर के अंदर गई और उसने फैसला किया कि वो चुपचाप से सो जाएगी। और फिर वो अपने बेडरूम में चली गई और उसके बाद ऊपर वाले का नाम लेकर वो बेड पर लेट गई। उसे सोए हुए थोड़ी ही देर हुई थी, तभी अचानक से उसे कुछ अजीब अजीब महसूस होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके कोई पास में लेटा हुआ है और धीरे धीरे वो फातिमा के करीब आ रहा है। तभी फातिमा को ऐसा लगा जैसे उसकी कमर पर किसी ने हाथ रखा है। और जैसे ही फातिमा को ऐसा महसूस हुआ तो वो उठकर बैठ गई और अपने अगल बगल देखने लग गई, तो उसे कोई नजर नहीं आया। और फिर से उसके कानों में एक आवाज आई, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं करूंगा, बस मुझे अपने करीब आने दो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फातिमा इतनी ज्यादा डर गई कि वो सीधा अपने घर से बाहर भाग गई और उसने इस बार पुलिस को फोन नहीं मिलाया, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो फिर से फोन मिलाएगी तो पुलिस वाले उसकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। और उसके बाद फातिमा ने अपने भाई को फोन किया। फातिमा के भाई ने फोन उठाया और फातिमा से पूछा, हेलो, हाँ फातिमा, इतनी रात को फोन किया, आखिर बात क्या है? और फिर फातिमा ने कहा, भाईजान, यहां पर बहुत डर लग रहा है मुझे, घर के अंदर काफी अजीब अजीब लग रहा है, पता नहीं कान के अंदर पता नहीं कभी कभी आवाजें आने लगती हैं जैसे कोई बोल रहा हो, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, आप आ जाइए। जैसे ही ये बात फातिमा के भाई ने सुनी तब उसने कहा, तुम चिंता मत करना, मैं अभी आ रहा हूं। फातिमा अपने घर के बाहर ही खड़ी रही और थोड़ी देर बाद वहां फातिमा को जो भाई था वो आ गया। फातिमा के भाई का नाम समीर था और समीर फातिमा के घर के अंदर गया। उसने घर को अच्छी तरह से चेक किया, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं मिला। और उसके बाद समीर घर से बाहर निकला और उसने फातिमा से कहा, देखो, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैंने पूरे घर को अच्छी तरह से देख लिया है, कुछ भी ऐसा गलत नहीं है वहां पर, तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। और फिर फातिमा ने कहा, भाईजान, मैं सच कह रही हूं,
पहले मुझे भी लगा कि मुझे कोई वहम हो रहा है, लेकिन वहम तो एक दो बार हो सकते हैं, लेकिन इतनी बार वहम तो नहीं हो सकता ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और उसके बाद समीर ने कहा, ठीक है, तुम्हें इतना डर लग रहा है तो मैं यहीं पर रहता हूं, ठीक है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। और फिर फातिमा ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो दोनों घर के अंदर चले गए और फातिमा बेड पर सो गई और वहीं नीचे एक मैट्रेस लगाकर समीर भी वहीं पर सो गया। भाई की होने की वजह से फातिमा काफी शांत हो गई थी और उसके अंदर का जो डर था वो निकल गया था, इसलिए उसे थोड़ी ही देर बाद नींद आ गई और वो सो गई। सोए हुए उसे कुछ ही वक्त हुआ था, तभी अचानक से उसके कानों में फिर से वही आवाज आई, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, तुम्हें छूकर जन्नत का एहसास मिल जाता है। और फिर से फातिमा को ऐसा लगा जैसे उसकी कमर पर किसी ने हाथ लगाया है। और इस बार फातिमा चिल्लाते हुए उठी और समीर की भी आंखें खुल गई। समीर घबरा गया और समीर ने कहा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो, चिल्लाई क्यों? और फिर फातिमा ने सारी बातें बताई और फिर समीर ने परेशान होकर कहा, फातिमा आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मेरा तो दिमाग खराब हो गया है यार। मैंने घर को अच्छी तरह से देख लिया, कोई गड़बड़ भी नहीं है, और मेरे रहते यहां पर कोई कैसे आ सकता है? मैं भी तो यहीं पर सो रहा हूं ना, और कोई है भी तो दिखाई क्यों नहीं देता? और फिर फातिमा के कानों में फिर से वही आवाज आई, मैं तुम्हारे अलावा किसी को नजर नहीं आऊंगा जान। और फिर फातिमा ने घबराते हुए कहा, भाईजान अचानक से आवाज आई है। उसने कहा है कि वो मेरे अलावा किसी को नजर नहीं आएगा। और फिर जब समीर ने यह बात सुनी तब उसका जो सर था वो दर्द होने लगा। और फिर समीर ने फातिमा से कहा, देखो तुम जो कुछ भी कह रही हो मेरी समझ के तो बाहर है, और मुझे लगता है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और फिर फातिमा ने कहा, भाईजान क्या मैं आपको पागल लग रही हूं? और फिर समीर ने कहा, नहीं बहन, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ज़्यादा स्ट्रेस से, ज़्यादा वर्कलोड से, ज़्यादा टेंशन लेने से अजीब और गरीब चीज़ें दिखाई देती हैं और सुनाई देती हैं। तो ऐसे केसेस में डॉक्टर से सलाह लेना बेस्ट होता है, और तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए, समझी तुम? और उसके बाद फातिमा ने अपना सर पकड़ लिया और वो रोने लगी क्योंकि उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी समीर ने फातिमा से कहा, देखो अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मैं मम्मी पापा से बात करता हूं। और उसके बाद समीर ने अपने घर पे फोन किया और उसकी मॉम ने फोन उठाया। समीर ने कहा, हेलो, हाँ अम्मी, ये ना फातिमा पता नहीं क्या बोले जा रही है, शायद इसकी तबीयत खराब है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कह रही है कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं, लेकिन मैं भी इसी रूम में हूं, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा और बार बार इसे किसी के होने का एहसास हो रहा है। और जैसे ही ये बात फातिमा और समीर की मॉम ने सुनी तब उन्होंने कहा, क्या तुम दोनों फटाफट घर आ जाओ, सब कुछ छोड़ दो, जो जैसा है वहीं पर छोड़ दो, बस तुम घर आ जाओ। और फिर समीर ने कहा, अम्मी आप ये क्या कह रही हैं? मुझे तो लगता है कि मुझे फातिमा को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, और आप कह रही है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां पर आ जाएं, ये तो बेवकूफ़ी हुई ना। और फिर उनकी अम्मी ने कहा, मैंने तुमसे जितना कहा उतना करो, बहसबाजी मत करो, तुम यहां जल्दी आओ फातिमा को लेकर।
और उसके बाद समीर ने फातिमा को समझाया और शांत करा। और फिर समीर ने कहा, देखो फातिमा, अब हमें घर जाना होगा। अम्मी ने हमें बुलाया है और हमें वहीं पर जाना चाहिए। और फिर फातिमा ने कहा, अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम तो अभी हॉस्पिटल ले जा रहे थे ना। और फिर समीर ने कहा, हाँ मैं ले जा रहा था, लेकिन अम्मी नहीं मान रही है, अब हमें घर ही चलना पड़ेगा। और तभी फातिमा का जो व्यवहार था वो बदलने लगा और वो घर जाने में आनाकानी करने लगी। समीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि फातिमा हर दम घर जाने के लिए तैयार रहती थी, कभी भी घर जाने से मना नहीं करती थी। लेकिन इस बार वो घर जाने के लिए मना कर रही थी और बेतुके बहाने बना रही थी। और फिर समीर ने कहा, देखो तुम्हें घर जाना है तो जाना है, चलो मेरे साथ अब। और जैसे ही फातिमा ने ये बात सुनी, तब फातिमा की जो आवाज़ थी वो अचानक से ही बदल गई और फातिमा ने कहा, तो क्या तुम मेरे साथ जबरदस्ती करोगे? मैंने कहा ना, ये कहीं नहीं जाएगी। और अगर तुमने जबरदस्ती करी तो तुम्हारा मैं वो हाल करूंगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, समझ गए? और जैसे ही समीर ने यह आवाज़ सुनी तो वो बहुत ही ज़्यादा डर गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर फातिमा की जो आवाज़ थी वो अचानक से बदल कैसे गई। फातिमा का जो ये बदला बदला व्यवहार था, ये देखकर समीर बहुत ही ज़्यादा डर गया था। और उसके बाद उसने जोर ज़बरदस्ती करने का फैसला किया, लेकिन न जाने कैसे वो फातिमा पर काबू पा ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे फातिमा के अंदर न जाने कितने लोगों की ताकत आ गई थी। और बात तो तब बिगड़ गई जब घर का जो सामान था वो अपने आप हिलने लगा और घर की जो लाइटें थी वो चालू बंद होने लगी। और फातिमा ने कहा, तुम्हारी कोई औकात नहीं है मेरे सामने, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आज से ये लड़की मेरी है और इसे मैं अपने पास रखूंगा। ये मुझे खुश करेगी, ये मुझे अब पसंद आ गई है। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो निकल जाओ यहां से, वरना मैं तुम्हें मारने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा, समझे तुम? समीर घबराते हुए घर से बाहर निकल गया और उसने अपने मम्मी पापा को फोन करके सब कुछ बता दिया। और फिर जब ये बात उन सभी ने सुनी तब उन्होंने कहा, बेटा तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हम उधर आ रहे हैं, तुम घबराना नहीं। लेकिन घर के अंदर मत जाना, घर के अंदर कुछ भी हो सकता है। समीर डर कर बाहर ही खड़ा रहा और थोड़ी देर बाद एक कार के अंदर समीर के माता पिता समीर और फातिमा के जो माता पिता थे वो आए और वो अपने साथ किसी को लेकर आए थे। और जैसे ही वो कार से उतरे वो सीधा घर के अंदर घुस गए और वो घर के अंदर किसी पानी का छिड़काव करने लगे। और जैसे जैसे वो पानी का छिड़काव कर रहे थे वैसे वैसे घर की जो चीज़ें थी वो हिलने लगी और वो जो फातिमा थी वो भी चिल्ला रही थी। उसके चिल्लाने से ही पूरा जो घर का सामान था वो इधर उधर गिरने लगा। और फातिमा ने चिल्लाते हुए कहा, रुक जाओ, वरना ये लड़की जान से जाएगी। और फिर वो जो आदमी थे उन्होंने कहा, बता कौन है तू और इस लड़की के ऊपर कैसे आया? और फिर वो जो कोई भी था उसने चिल्लाते हुए कहा, नहीं बताऊंगा, जो करना है वो कर ले, तेरी कोई औकात नहीं है मेरे सामने, समझा?
जैसे ही ये बात उस बुरी शक्ति ने कही, वैसे ही वो जो आदमी थे उन्होंने फिर से एक जल का जो छिड़काव था वो फातिमा के ऊपर किया, और वो जो बुरी शक्ति थी वो चिल्लाने लगी, और काफी देर तक उसने मुंह नहीं खोला, और तभी अचानक से उसने कहा, बताता हूँ, रात के वक्त ये एक पेड़ के नीचे आई थी। उसी पेड़ के ऊपर मैं बैठा हुआ था और ये मुझे पसंद आ गई, इसलिए मैं इसके साथ इसके घर तक आ गया और अब मैं इसी के साथ रहूंगा। ये मुझे खुश करेगी। और जैसे ही ये बात उन आदमी ने सुनी तो उन्होंने कुछ स्पेल कास्ट करने शुरू कर दिए, और उसके बाद फातिमा बहुत जोरों से चिल्लाने लगी। काफी देर तक ऐसा चलता रहा और अचानक से फातिमा गिरकर बेहोश हो गई। वो जो आदमी थे उन्होंने पूरे घर में पवित्र जल का जो छिड़काव था वो किया, और उसके बाद सुबह सुबह फातिमा की जो आंखें थी वो खुली। फातिमा ने कहा, अम्मी, अबू, ये सर बहुत भारी भारी लग रहा है। और ये घर की हालत ऐसे कैसे हुई? और फिर समीर ने कहा, जो कुछ भी हुआ वो सब भूल जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, रात के वक्त किसी भी वीरान सुनसान जगह पर मत जाना, समझी? तुम एक पेड़ के नीचे गई थी ना, सुनसान वीरान जगह पर। और फिर फातिमा ने कहा, आपको कैसे पता? और फिर समीर ने कहा, मुझे बस पता चल गया है, आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। उस दिन के बाद से फातिमा फिर से नॉर्मल हो गई और उसे कोई भी बुरी चीज दिखाई नहीं दी और ना ही कभी महसूस हुई।